हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने उपयोगिता से संबंधित धारणाओं के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि कुल उपयोगिता क्या होती है और सीमांत उपयोगिता क्या होती है। हमने इनकी डेफिनेशंस के बारे में देख लिया था कि कुल उपयोगिता की परिभाषा यह है, सीमांत उपयोगिता की परिभाषा यह है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि सीमांत उपयोगिता जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू जीरो तीनों प्रकार की हो सकती है, या धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक हो सकती है। वो धनात्मक किस स्थिति में होगी, शून्य किस स्थिति में होगी और ऋणात्मक किस स्थिति में होगी। उसके बाद हमने कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के मध्य जो बेसिक अंतर पाया जाता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था कि दोनों के मध्य क्या क्या अंतर पाया जाता है। उसके बाद में हमने देखा था कि कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। मुख्यतः हमने इसके 3 संबंधों के बारे में देखे थे कि जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता शून्य है, और जब कुल उपयोगिता गिरना स्टार्ट कर दी तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। फिर इसके बाद में हमने एक टेबल्स के द्वारा दिखाने का प्रयास किया था कि किस सिचुएशन में क्या होता है। तो टेबल्स में हमने देखा था कि जो पहली इकाई से 5वीं इकाई तक है इसमें तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है और जो सीमांत उपयोगिता है वो भी ग्रेटर देन जीरो है या फिर जीरो से अधिक है या धनात्मक है। फिर 6th इकाई में हमने देखा था कि कुल उपयोगिता इस स्थिति में अधिकतम हो गई और सीमांत उपयोगिता वो है शून्य हो गई। 7वीं इकाई में हमने देखा था कि कुल उपयोगिता गिरने लग गई और सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो गई। फिर एक डायग्राम के थ्रू हमने इसको समझा दिया था कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता शून्य है, जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक नेगेटिव है, जब कुल उपयोगिता गिरने लगी तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है, और जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उस बिंदु को सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित जो मुख्यतः 2 नियम है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और ये दोनों ही नियम गोसेन ने दिए थे, सीमांत उपयोगिता हाश नियम और समसीमांत उपयोगिता नियम। इसलिए इन्हें गोसेन का प्रथम नियम और गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसे सीमांत उपयोगिता हाश नियम के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि सीमांत उपयोगिता हाश नियम क्या है। सीमांत उपयोगिता हाश नियम को हम दैनिक जो भी हमारा डेली लाइफ रूटीन है उन सब में हम सभी अनुभव करते हैं। आप एक जैसे कि एग्जांपल समझना कि मान लीजिए हम कोई पेन खरीदते हैं, और जैसे जैसे हम अधिक से अधिक पेन खरीदते जाते हैं तो जो हमने अगले पेन से एक पेन खरीदा, दूसरा पेन खरीदा, तो पहले पेन से जितनी उपयोगिता मिल रही है दूसरे पेन से उतनी उपयोगिता हमें नहीं मिलती। तो ये कहता है कि जैसे जैसे एक वस्तु का हम उपभोग करते जाते हैं उससे अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता हमारे लिए धीरे धीरे कम होती जाती है। मनुष्य के जीवन की इस वास्तविकता को ही अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता हाश नियम कहा जाता है। अतः सीमांत उपयोगिता हाश नियम यह बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहें, जब एक निश्चित समय में किसी वस्तु की अधिक उपभोग किया जाता है तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। 19वीं शताब्दी में कई अर्थशास्त्री हुए जैसे बेंथम, गोसेन, जेवंस, मेजर एंड वालरा इस नियम के प्रतिपादन के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। जो जेवंस थे उन्होंने इसे वेब फेचनर के मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित बताया है। जो वेब फेचनर इकोनॉमिस्ट होते हैं उन्होंने एक अपना मनोवैज्ञानिक नियम दिया था। तो जेवंस ने कहा है कि जो सीमांत उपयोगिता हाश नियम है वह वेब फेचनर के जो मनोवैज्ञानिक नियम है उस पर आधारित है। इस नियम के अनुसार क्या था कि जब किसी वस्तु की मात्रा बढ़ने पर उसकी अतिरिक्त इकाइयों का महत्व कम होता जाता है। ये जो वेब फेचनर ने कहा था। जो प्रोफेसर बोल्टिंग थे उन्होंने इस नियम को लॉ ऑफ इवेंचुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से पुकारते हैं। आप देख लीजिएगा, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। जो बेंथम है वो इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इवेंचुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहते हैं हम इसकी डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता हाश नियम के अनुसार किसी निश्चित समय में जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो
वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता पिछली इकाई की तुलना में कम होती जाती है। ये डेफिनेशन है, आप देख लेना, याद कर लेना। वैसे तो मैंने इसका समझा दिया था, आप डेफिनेशन खुद भी इसकी बना सकते हो। अब इससे संबंध में कुछ इसकी 8-10 मान्यताएं हैं कि वैसे तो हम इन मान्यताओं को पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर भी सीमांत उपयोगिता हाश नियम की कुछ 10 मान्यताएं, इनके बारे में आप देख लीजिएगा कि जो इसकी पहली मान्यता है वह है उपयोगिता का गणनावाचक माप संबंध है। जो ये अर्थशास्त्री वो कहते हैं कि उपयोगिता को गणना के रूप में मापा जा सकता है। दूसरी जो इसकी मान्यता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। तीसरी है कि प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु से स्वतंत्र है। फोर्थ है कि उपयोगिता उपभोग की जाने वाली वस्तु की प्रत्येक इकाई समान गुण तथा आकार की होती है। पांचवी है वस्तु का उपभोग निरंतर होता है। सिक्स्थ है वस्तु का उपभोग उचित मात्रा में किया जाता है, जैसे 1 कप चाय हो गई, 1 गिलास पानी हो गया आदि। सेवंथ है उपभोक्ता एक विवेकशील व्यक्ति है। इसका अर्थ है कि वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। जो इसकी 8वीं मान्यता है वह यह है कि उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदतें आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। 9th है इसकी कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होता है। और जो 10th है वह यह है कि वस्तु तथा इसके प्रतिस्थापन की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है। ये कुछ मान्यताओं को रखकर यह नियम काम करता है। अब हम इसको डायग्राम के द्वारा या टेबल्स के द्वारा देख सकते हैं कि जब उपभोक्ता पहली वस्तु का उपभोग कर रहा है तो उसको 10 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। दूसरी वस्तु का उपभोग कर रहा है तो 8 के बराबर, तीसरे का कर रहा है तो 6 के बराबर। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वह वस्तु का उपभोग करता जा रहा है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इसी को अगर हम डायग्राम के द्वारा टेबल्स को दिखा दें तो इसमें यही है कि स्टार्टिंग में तो 10 है, तो 10 में इसको जिसके बाद एक वस्तु का उपभोग करने से 10 के बराबर मिल रहा है तो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। एक टाइम बाद में ये 0 के बराबर हो जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे ऋणात्मक हो जाता है। तो जो सीमांत उपयोगिता है, जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाई का उपभोग करते जाते हैं तो जो अगली इकाई से जो हमें सीमांत उपयोगिता मिल रही है वो पहले की तुलना में कम होती जाती है। जैसे हम डायग्राम और टेबल के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। फिर इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, जिन एक्सेप्शंस वगैरह। और जो इसके अपवाद है वो एक तरीके से देखा जाए तो हम उसको पूर्णतः सही भी नहीं मान सकते हैं। जो इसका पहला अपवाद है वह है क्यूरियस एंड रेयर थिंग्स। यह दुर्लभ तथा विचित्र वस्तु है। ये कहा जाता है कि मान लीजिए कोई आदमी है, उसको दुर्लभ वस्तुएं रखने का जुनून है, कि जैसे कि वो पुराने सिक्के रखने का शौकीन है या पुराने नोट रखने का शौकीन है, डाक टिकट रखने का, या कोई दुर्लभ कोई चित्र है उसको उसको रखने का शौक है। तो वो कई लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति इस तरीके के जुनूनी होते हैं वो जैसे जैसे इन वस्तुओं को एकत्रित करते जाते हैं तो उनकी सीमांत उपयोगिता को पहले की तुलना में और बढ़ती है। वो चाहते हैं कि हमारे पास ये और भी हो। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो उन्होंने अपवाद दिया है ये भी पूर्णतः सही नहीं है। मान लीजिए कि मुझे 1 रुपए के सिक्के रखने का जुनून है या कुछ सिक्के रखने का जुनून है। अब मान लीजिए मेरे पास एक ही तरीके का 1 रुपए के मेरे पास 1000 सिक्के हो गए, तो फिर मैं सोचूंगा यार मेरे पास 1000 सिक्के हो गए, अब मैं 1 रुपए के तो रख के क्या करूंगा, फिर मैं दूसरे सिक्के कलेक्ट करने की सोचूंगा। तो जब एक तरीके की चीजें हमारे पास बहुत सारी हो जाती है तो हम उससे एक टाइम बाद में ऊबने लग जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जो ये अपवाद है कि दुर्लभ तथा विचित्र वस्तुओं का, ये भी एक तरीके से पूर्णतः सही नहीं है और इसमें भी सीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है, सीमांत उपयोगिता हाश नियम लागू होता है। जो इसकी दूसरी अपवाद है वह है माइजर्स या कंजूस व्यक्ति। कंजूस व्यक्ति में ये कहा जाता है कि उसके पास जितना धन आ जाए वो उतना ही कम है, उसका कभी संतुष्ट नहीं होता, और जितना धन उसके पास बढ़ता जाता है उसकी उपयोगिता उतनी ही बढ़ती जाती है, कि वो अधिक से अधिक चाहेगा कि मेरे पास सोना हो, चांदी हो, जितनी चीज़ें हो सकती है उतनी चीज़ हो। अब इसकी भी ये भी जो मान्यता ली गई है कंजूस व्यक्ति की, ये भी पूर्णतः सही नहीं है। इसमें भी सम सीमांत उपयोगिता हाश नियम लागू होता है। अब आप समझिए कि मान लो मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, मैं सोना चांदी पे खर्च कर रहा हूँ, लेकिन जब मुझे भूख लगेगी मैं रोटी पे तो खर्च करूंगा ही। तो फिर मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई कि यार सोना चांदी मेरे पास बहुत हो चुका है, मुझे भूख लग रही है, अपन तो खाना ही खाएंगे। तो कंजूस व्यक्ति की भी एक समय बाद में उसकी उपयोगिता बदल जाती है।
तो ये कहा जाता है कि कंजूस व्यक्ति में भी यह नियम लागू हो जाता है। चौथा इसको माना जाता है, जो इसका अपवाद है, गुड बुक्स या पोएम्स। कई लोग कहते हैं कि जब हम कोई बहुत ही अच्छा सॉन्ग सुन रहे हैं या अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे हम उन सॉन्ग को बार बार सुनते हैं तो हमारी उपयोगिता बढ़ती जाती है और हमें बहुत आनंद प्राप्त होता है कि यार क्या बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। फिर कुछ अर्थशास्त्री वो कहते हैं कि नहीं, ये गलत है कि जैसे जैसे आप अच्छा सॉन्ग सुन रहे हो उसके लिए हमारी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। जब हम एक ही सॉन्ग को बार बार सुनते जाते हैं तो हम उससे ऊब जाते हैं कि महीना भर सुन लिया, 2 साल से एक ही गाना सुन रहा है, कुछ जीवन में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, तो आदमी उससे धीरे धीरे ऊबने लग जाता है। तो जो अर्थशास्त्र कहते हैं कि जो ये कई लोग इसका अपवाद देते हैं कि अच्छा गाना या अच्छा पोयम में ये नियम लागू नहीं होता, लेकिन इसमें भी ये नियम लागू होता है। फिर जब कई लोग इसमें अपवाद देते हैं कि शराबियों के लिए ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि आदमी जैसे जैसे शराब पीता जाता है तो जो उसकी उपयोगिता है बढ़ती जाती है। लेकिन आप देखोगे कि जो आदमी बहुत ज़्यादा शराबी होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो शराब पीने से उसका तबीयत खराब होने लग जाती है, तो वो खुद ही सोचने लग जाता है कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरे परिवार के साथ मैं गलत कर रहा हूँ। वो इस तरीके से सोचने लगता है कि फिर वो शराब छोड़ने की सोचता है। तो ये शराबियों में भी ये नियम लागू होता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये जो हमने 4 से 5 पॉइंट बताए कि इनमें ये नियम लागू नहीं होता, लेकिन इन अपवादों में भी ये नियम लागू होता है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम। सीमांत उपयोगिता हाश नियम के बारे में हमने देख लिया था, जो ये बताता है कि जैसे जैसे हम वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते जाते हैं, उससे मिलने वाली जो अगली इकाई से जो हमें उपयोगिता मिलती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अब दूसरा है समसीमांत उपयोगिता नियम, और इसके नाम से दिख रहा है कि विभिन्न वस्तुओं से जो समान उपयोगिता मिल रही है उसको हम समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। इस नियम की व्याख्या सबसे पहले गोसेन ने की थी, इसलिए इसे गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। प्रथम नियम तो क्या है अपना, समसीमांत उपयोगिता हाश नियम, सीमांत उपयोगिता हाश नियम। और गोसेन का द्वितीय नियम क्या है, समसीमांत उपयोगिता नियम। मार्शल ने इस नियम, और जो मार्शल ने इसको समसीमांत उपयोगिता नियम कहा है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर अपनी आय को इस प्रकार खर्च करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता बराबर हो। चलो इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरी इनकम 1000 रुपये है और मुझे 3 वस्तुएं खरीदनी है, एक ए बी सी। मैं अपनी आय को इन 3 वस्तुओं पर खर्च करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैंने पहली वस्तु की 10 इकाई खरीदी, ए वस्तु की मैंने खरीदी 10 इकाई, बी वस्तु की मैंने खरीदी 5 इकाई और सी वस्तु की मैंने खरीदी 20 इकाई। और इन तीनों इकाई को खरीदने पे अपने पैसे हो गए खत्म 1000 रुपये। कि पहली वस्तु की हमने कितनी खरीदी, ए वस्तु की 10, बी वस्तु की 5 और सी वस्तु की 10। तो ये कहता है कि जो पहली वस्तु की ए इकाई जो आपने खरीदी है 10 इकाई, तो 10वीं इकाई से जितनी सीमांत उपयोगिता आपको प्राप्त हो रही है, बी वस्तु की 5वीं इकाई से ही उतनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। और सी वस्तु की जो हमने 20वीं इकाई खरीदी है, उससे उन दोनों के बराबर ही सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। कि जो उपभोक्ता ने जो विभिन्न वस्तुएं खरीदी हैं और जो उनकी जो आखिरी इकाई खरीदी है, उन सभी वस्तुओं की जो सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर होनी चाहिए, जो ये समसीमांत उपयोगिता नियम बताता है। इसकी कुछ मान्यता है, मान्यता आप देख लीजिएगा। जो इसकी पहली मान्यता है वह यह है कि उपयोगिता को गणनावाचक संख्या में मापा जा सकता है। दूसरी है उपभोक्ता विवेकशील है, अर्थात वह अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। तीसरी है उपभोक्ता की आय स्थिर है। फोर्थ है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। फिफ्थ है कि वस्तुओं की कीमतें स्थिर हैं। छठवीं मान्यता है कि वस्तु को छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। और सेवंथ है उपभोग एक निश्चित समय अवधि में ही किया जाएगा। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें या टेबल्स के थ्रू हम देखना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि मान लीजिए जो उपभोक्ता की आय कितनी है, एक बार मैं हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ। माना कि उपभोक्ता की जो आय है वो कितनी है, 5 रुपये, और आम की कीमत कितनी है, 1 रुपये, और दूध की कीमत कितनी है,
₹1। वो ₹5 को खर्च करना चाह रहा है दूध पर और आम पर, और दोनों की कीमत कितनी है? ₹1। और ये जो दिखाया है कि इसमें दिखाया गया है कि आम से जो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो ये है, और दूध से जो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो ये है। अब देखिए कि जब पहली इकाई ये खर्च कर रहा है ₹1 जब खर्च कर रहा है, तो आम से तो इसको 12 इकाई के बराबर प्राप्त होती है, जबकि दूध से इसको ₹10 के बराबर प्राप्त होती है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, जिससे ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हो रही है, इसने पहला रुपये किस पे खर्च करा? आम पर। अब इसको दूसरा रुपये खर्च करना है, तो अब देखिए कि पहला तो आम पे खर्च कर चुका, अब दूसरा या तो दूध पे करेगा या फिर आम पर करेगा। अब यहाँ भी इसको 10 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है, यहाँ भी 10 के बराबर प्राप्त हो रही है, तो ये कहता है कि चलो अपने पास आम तो हो गया, अब अपन दूसरा रुपये इस पर खर्च कर देते हैं। तो हमारे कितने रुपये खर्च हो गए अभी तक? 5 में से 2 रुपये खर्च हो गए। पहले रुपये से तो इसने आम खरीदा, दूसरे रुपये से इसने दूध खरीदा। अब तीसरा रुपये इसको खर्च करना है, तो ये देखेगा कि यार यहाँ 10 रुपये के बराबर मिल रहे हैं, यहाँ मुझे 8 के बराबर मिल रहा है, तो ये तीसरा रुपये इसने इस पर खर्च करा कि 3 रुपये तक ये खर्च कर चुका है। पहला रुपये इसने आम पर खर्च करा, जब जहाँ इसको 12 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही थी। दूसरा रुपये इसने दूध पर खर्च करा, जहाँ इसको 10 रुपये के बराबर हो रही थी। तीसरा रुपये इसने आम पर करा, जहाँ इसको 10 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही थी। चौथा रुपये ये दूध या आम दोनों में से कर सकता है, क्योंकि दोनों से 8 प्राप्त हो रही थी माना। चौथा रुपये इसने यहाँ खर्च करा दूध पर, और 5वां रुपये इसने यहाँ खर्च करा। तो ये कह रहा है कि आम की तो इसने कितनी इकाई खरीदी है? 3, और दूध की कितनी खरीदी है? 2 इकाई। तो जो आम की तीसरी इकाई से जितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, दूध की जो दूसरी इकाई है उससे इतनी ही सीमांत उपयोगिता प्राप्त होनी चाहिए, कि ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, कि उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च कर रहा है कि विभिन्न वस्तुओं की जो अंतिम इकाई है उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इसको ही सीमांत उपयोगिता, सम सीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है। इसको फिर ये डायग्राम के थ्रू दिखा दिया कि ये जो इस डायग्राम में है, ये आम की सीमांत उपयोगिता दिखा रहा है, और ये दूध की सीमांत उपयोगिता दिखा रहा है कि, और ये इस बिंदु पर ये दोनों क्या है? बराबर है 8 इकाई पर, कि दोनों ने अपने विभिन्न रुपयों को खर्च करके 8-8 रुपये इकाई प्राप्त कर ली, और जहाँ पर ये बराबर हो गए, वो टेबल को हमने डायग्राम के रूप में दिखाया है। ओके, थैंक यू। ये हमारा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस या गणनावाचक दृष्टिकोण हमारा यहीं खत्म हो जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए गणनावाचक दृष्टिकोण से रिलेटेड, तो आप इसको ढंग से कर लीजिएगा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो आप देखना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लेना, समझ लेना। अगर फ़ोन पे पूछ लोगे अच्छा है, नहीं तो आप कॉलेज आके भी पूछ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करना, कोरोना का टाइम है, फ़ोन पे ही पूछ लेना। ओके, थैंक यू।